सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो अग्रवाल कंट्रोल पेपर है तो उसमें 2024 सेट नंबर 2 हल कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां पर जाके आप देख सकते हो। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, जो भी बच्चा यूट्यूब चैनल पे पहली बार आया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। तो जानना ना समझ तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा 12 और 21 का लासा 84 है, तो इनका मासा ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं। तो आपने एक सूत्र देखा होगा, पहले तो लिखने प्रश्न नंबर पहला। एक आपने सूत्र देखा होगा, लासा गुणा मासा, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर, अब यहाँ पे लिखना मासा और गुणा लासा। ठीक, थोड़ी जगह कम है, आप लोग सही लिख लीजिए, मासा गुणा लासा लिखा हुआ। ठीक है, और प्यारे बच्चों पहली संख्या हमारी 12 है और दूसरी संख्या 21 है और मासा हमें पता नहीं और लासा हमारा 84 है। अब इसको हल करिए तो 12 एकन 12, 12 सत्ते 84, 7 एकन 7 और 7 तियां 21। इधर मासा बचा हुआ है, इधर 3 बचा हुआ है, तो मासा बराबर आ जाएगा 3। तो ये इस प्रश्न का आंसर आ गया। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 है, एक बक्से में 6 नीली, 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा आदर्श निकाला जाता है तो इसके नीले रंग होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नीले रंग होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको आप शॉर्ट भी लगा सकते हो, कैसे लगाएं देखिएगा जरा ध्यान से। पहले कुल कितने कंचे हैं, 6 4 10 18 कंचे हैं और नीले कंचे कितने हमारे पास 6 हैं, तो 6/18 6/18 6 कंचे 6 3 18, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। लेकिन इस प्रश्न को हल कैसे करना वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है नंबर 2, प्रश्न नंबर डालने की गलती नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे नीले कंचे बराबर, नीले कंचे बराबर हमारे पास 6 और सफ़ेद कंचे बराबर हैं 4 और लाल कंचे बराबर है 8। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल परिणाम बराबर, यानी कुल कंचों की संख्या कुल परिणाम कहलाता है हमारा। तो कुल परिणाम बराबर, इन सबको जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमसे नीले कंचे की प्रायिकता पूछी है, नीले की, तो यहाँ पे लिखना है पी और कोष्ठक के अंदर नीले कंचे। ठीक है, और नीले कंचे कितने हमारे पास 6 हैं, तो 6 ये हो गया अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम कितना 18 है, तो 6/18 6 कंचे और 6 3 18। तो इसका जो आंसर निकलेगा 1/3 निकल के आ जाएगा। चलिए भाई, प्रश्न नंबर हमारा 2 हुआ कंप्लीट। नंबर 3 देखिएगा। नंबर 3 है हमारा, किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 है, तो इसका माध्यक होगा ये बताना है। तो प्यारे बच्चों देखो, बहुलक कितना है 42 है, माध्यक कितना है 38.1, तो इसका माध्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, पहले तो प्रश्न संख्या लिख लो। सूत्र होता है 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। ये वाला सूत्र याद करना पड़ेगा आपको। ठीक, ये हर साइड में मिलेगा, इसको याद कर लीजिए आप। तो 3 गुणा माध्यक इसका कितना अपना प्रश्न में देखिए आप, इसका माध्यक है 38.1 और इसका बहुलक है 42 और प्लस 2 गुणा माध्य। इसमें 3 गुणा कराइए, 3 एकन 3, 3 एकन 3, फिर इसके बाद हो जाएगा 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल 2, 3 त्रिका 9, 9 2 11 और 10 से पीछे 1 अंक है और 42 को इधर ले आओ तो माइनस का 42 हो जाएगा, 2 गुणा माध्य। तो प्यारे बच्चों 2 गुणा माध्य इधर लिख सकते हैं इसको बराबर। अब इसमें से घटाना है तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा और 11 में से 4 जाएगा 7 और 0.3। इस प्रकार 2 का भाग लगा देंगे तो माध्य बराबर 72.3 और बटा 2।
ठीक, चलिए आगे समझिए। 2 का भाग लगाइए इसमें, तो ये 2 तिया 6, 2 छंग 12, 10.2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 36.5, जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा भाई। चलिए जल्दी से नोट करिए। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, उपर्युक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग है। तो बहुलक वर्ग प्यारे बच्चों क्या होता है? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही वर्ग अंतराल कहलाता है। तो देखो ये बारंबारता सबसे अधिक किसकी है? देखो 18 है, 18 के सामने 15 से 20 लिखा हुआ, तो इसका आंसर आ जाएगा 1520। ये वाला डी सही हो जाएगा। चलिए भाई अगला देखिए। प्रश्न नंबर 5 है, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। अब प्यारे बच्चों, ये कुछ बच्चे क्या होते हैं, पत्ते के बारे में, जो ताश की गड्डी होती है उनकी जानकारी नहीं होती है, पत्ते कभी पकड़ के देखे ही नहीं है, तो बताओ सवाल कैसे लगेगा ये। चलिए इसको थोड़ा समझा दें हम आपको एक गड्डी के माध्यम से। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारी ताश की गड्डी है, उस ताश की गड्डी में 2 पत्ते एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। देखो एक पत्ता ये है, एक और कहीं होगा इसमें, एक ये 2 पत्ते एक्स्ट्रा होते हैं। और जिन जिन बच्चों को गड्डी के बारे में जानकारी है, पत्तों के बारे में जानकारी है, तो उन्हें पता होगा ये 2 पत्ते एक्स्ट्रा इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे इसमें से कोई पत्ता एक गायब हो जाता है, तो जैसे मान लो ये गायब हो गया, तो इसी को एक को बना लिया जाता है, ठीक, क्योंकि इसे सेम बिल्कुल वही होता है, बिल्कुल एक जैसा। तो चलिए इनको लगाते हैं साइड पे। तो इस ताश की गड्डी में प्यारे बच्चों यानी पत्ते हमारे 4 प्रकार के होते हैं। इस ताश की गड्डी में पत्ते 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक ईंट होता है, चिड़ी होता है, हुक्म होता है, पान होता है। ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, ठीक। ये ईंट का पत्ता कहलाता है, यानी ईंट का चौवा है। ये चिड़ी का पत्ता कहलाता, और ये हुक्म का पत्ता कहलाता, और ये पान का पत्ता कहलाता है। तो हमारे पास इस गड्डी में जो पत्तों की संख्या होती है वो 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है। तो पहले लिखना, थोड़ा हम यहाँ पे लिख लें, कुल परिणाम बराबर नंबर कौन सा हमारा? नंबर 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल परिणाम। जो पत्तों की संख्या 52 होती है उसी को बोलते हैं कुल परिणाम, ठीक है। कुल 52 पत्ते होते हैं। अब प्रश्न ये कह रहा है 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है कि तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो देखो तस्वीर वाला, ये इसे फेस कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। ये तस्वीर वाला पत्ता होता है। तो देखो तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? एक ये तस्वीर वाले पत्ते कहलाते हैं, ठीक है। एक ये है, इसमें तस्वीर बनी तो वो तस्वीर वाले पत्ते कहलाते हैं। दो ये हैं, इतने ये तस्वीर वाले पत्ते हैं। तो बाकी इन पत्तों को साइड पे लगाते हैं। अब ये देखिए, ये देखो ये बादशाह कहलाता है, ये हुक्म का बादशाह है, ये पान का बादशाह है, ठीक। ये बादशाह को अलग अलग कर लें, K4 किंग, ठीक। ये हमारे ये ईंट का, ये चिड़ी का है। अब ये गुलाम है, J4 गुलाम होता है, ठीक है, ऐसे करके। अब समझिएगा, ये हमारा गुलाम होता है, ठीक। 4 गुलाम होते हैं और 4 बेगम होती हैं। क्या देखो 4 बादशाह होते हैं, 4 गुलाम होते हैं और 4 बेगमें होती हैं। अब यहाँ पे करना क्या है? तो ये कुल कितने पत्ते हो गए हमारे पास? तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए? तो बेटा तस्वीर वाले पत्ते हमारे पास हो गए 12, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है तस्वीर वाले पत्ते। तो एक काम करिए, इसको थोड़ा सही तरीके से पूरा समझा दें। देखो यहाँ पे पहले बना लें हम, चलो लिख लीजिए तस्वीर वाले पत्ते। तस्वीर वाले पत्ते, तो प्यारे बच्चों तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 12। ये हमारा अनुकूल परिणाम है, ठीक है। तो PE प्रायिकता ज्ञात करनी है। PE बराबर 12/52, 12/52। अब इसको हल कर दीजिए, 4 से काटिए, 4 तियो 12, 4 से तो नहीं कटेगा, ये 4 से कट जाएगा, 4 तियो 12, 4 एकम 4, 4 तियो 12। तो इसकी जो प्रायिकता निकलेगी 3/13 निकल के आ जाएगी, ठीक। तो यही इसका हो गया आंसर भाई। चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिए अब यहाँ से आप। अब प्रश्न नंबर हमारा है यहाँ पे 6,
एक परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का अंतर, इसको याद रखिएगा, लिख लो कॉपी पर। एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग और अंतर, योग और अंतर एक अपरमेय संख्या ही होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सदैव अपरमेय संख्या, तो इसका ए सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परमेय संख्या है? निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परमेय संख्या है? तो प्यारे बच्चों, ये अपरमेय संख्या, ये अपरमेय संख्या और ये अपरमेय संख्या है। अब इसको देख लीजिए, अब यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस सूत्र बनेगा हमारा। इसको थोड़ा हल करके दिखा दे रहे हैं। विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी। चलिए देखिए सी कैसे होगा सही। तो सी में लिखा हुआ है √5 प्लस √7, फिर √5 माइनस √7। ठीक है, अब ये सूत्र बना है एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये होता है a² माइनस b²। इस 2 से ये अंडूर चला जाएगा, 5 बचेगा। इस 2 से ये अंडूर चला जाएगा, 7 बचेगा। तो हमारा आंसर निकलेगा -2। तो -2 एक परमेय संख्या है हमारी। तो यही प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा। प्रश्न नंबर 8 है a, b और b, -a के बीच की दूरी कितनी है? चलिए समझिएगा इसको भी। तो प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे लिखा हुआ है a, b और b, -a, इसकी बीच की दूरी निकालनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी बराबर √x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। मान लगा दीजिए। तो प्यारे बच्चों, x1 की जगह पे a लगाएंगे और x2 की जगह पे क्या लगाएंगे? b लगाएंगे। ठीक, और इसका होल वर्ग। बिंदु सही लिखे हमने, a, b। इधर इसका होल वर्ग प्लस इधर y1 की जगह b लगाएंगे और y2 की जगह पे देखो -a है, तो ये प्लस का a हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना, इसमें a माइनस बी का होल वर्ग, तो a² प्लस b² माइनस 2ab। इसमें a प्लस b का होल वर्ग, तो a² प्लस b² प्लस 2ab। तो प्यारे बच्चों 2ab से 2ab कट जाएगा। अब a² 2a², b² 2b²। तो बस यही हो गया हमारा प्रश्न हल। ठीक है, पीछे इसके लिख दीजिए मात्रक। तो इसका जो विकल्प मिलेगा हमें, कौन सा विकल्प मिलेगा? ये विकल्प नंबर मिलेगा हमें डी मिल जाएगा। डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट करिए। अब प्रश्न नंबर है 9, उसको देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल कितना होगा? ये तो आपने साथ कर भी लिया होगा, लेकिन अब प्रत्येक प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 9 है 4x² माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, ये a का मान होता है, ये b का मान होता है और ये c का मान होता है। तो हमसे पूछा शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल सूत्र होता है -b/a। माइनस b का मान देखो -4 है, तो -4, a का मान 4 है तो 4। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, वो 4 से 4 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, रैखिक समीकरण युग्म। प्रश्न नंबर 10 है हमारा। यहाँ पे लिखा हुआ रैखिक समीकरणों के एक युग्म, एक समीकरण ये दिया हुआ और एक ये दिया हुआ के हलों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे समीकरण का प्रकार बताना है। चलिए समझिएगा। तो प्रश्न नंबर 10 है हमारा, x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। ये प्रश्न है। तो हमें क्या करना, देखो यहाँ पर 1 होता और यहाँ पर भी 1 होता है, तो लिखना 1/3 बराबर -1/3 और बराबर 8/16। ठीक, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी देखो ये -1 है, तो यहाँ पर भी -1 है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16।
तो यहाँ पे 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। अब आपको देखिए ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, A1/A2 इक्वल V1/V2 और नॉट इक्वल C1/C2। तो प्यारे बच्चों ये रेखाएं कैसी होती हैं, ये रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक है, समांतर रेखाएं। अब जब ये समांतर रेखाएं होती हैं तो इसका कोई हल नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ कोई हल नहीं है, तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए भाई, प्रश्न नंबर है हमारा 11, इसको देखिएगा। यदि समीकरण x² माइनस kx माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान कितना होगा, इसको समझिए। प्रश्न नंबर कर देना है 11। x² माइनस kx माइनस 8 बराबर 0, एक मूल 2 है, एक मूल 2 है, ठीक। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, एक मूल 2 है, ठीक है, रखने पर। तो यहाँ पर x की जगह पर 2 लगा दीजिए, तो 2 पे घात 2 माइनस k गुणा 2 माइनस 8 बराबर 0। तो ये तो बन जाएगा 4 और माइनस का ये 2k हो जाएगा, माइनस का 4 और बराबर 0। अब सॉरी माफी चाहता हूँ, 8 होगा यहाँ पर। अब ये 8 है, ये माइनस का और ये प्लस का है, तो माइनस का 2k तो माइनस का 4 बचेगा बराबर 0। माइनस के 4 को उधर भेज दो, तो माइनस 2k बराबर 4 हो जाएगा, 4 एक 4, 4 दूनी 8। अब ये माइनस का चिन्ह 2 में लगा देंगे तो k बराबर हो जाएगा माइनस का 2। तो जिसका आंसर निकल के आएगा बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, बी होगा, डी नहीं, ठीक, बी। प्रश्न नंबर 12 है, समांतर श्रेणी 10 7 11 10 7 4 का 20वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखना है पहले प्रश्न नंबर 12, एपी जो दे रखी है हमें 10 है, 7 है, 4 है, ठीक, का हमें 20वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ए का मान कितना है 10 है और डी का मान 4 में से 7 घटा दो, 4 माइनस 7, तो डी बराबर कितना निकलेगा, माइनस का 3 निकलेगा। तो समांतर श्रेणी का 20वां पद, तो ए 20 बराबर लिखेंगे ए प्लस 19 डी, इस प्रकार। तो ए का मान कितना है 10 है प्लस 19 गुणा डी का मान -3 है, तो ये बनेगा 10 और प्लस माइनस माइनस 19 तो 57, तो घटाने पर माइनस का 47 मिल जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए भाई नंबर 13 देखिएगा। नंबर 13 है हमारा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा के एक बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा इसको। प्रश्न नंबर 13, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, देखो एक वृत्त खींचना है आपको, ये वृत्त का केंद्र होता है और ये वृत्त का एक वृत्त के बाहर एक बिंदु P ले लो। तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची गई है जिसका नाम है, यानी कि P पर स्पर्श रेखा PQ, ठीक, यहाँ पे कर लो Q, यहाँ पे कर लो P। Q से जाने वाली रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर ये OQ, ठीक है, कितनी है, ये होगी 12 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या कितनी, ये त्रिज्या कहलाती है, त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या ज्ञात करना, PQ की लंबाई ज्ञात करनी, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। अब प्यारे बच्चों इसमें एक बात समझिएगा, देखो ये हमारा कहलाता स्पर्श बिंदु, ये कहलाता केंद्र, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो ये कोण बेटा बनेगा हमारा 90 अंश का। कितने का बनेगा, 90 अंश का बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPQ में, OPQ में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें, तो कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो यहाँ पर कर्ण कितना है 12 का वर्ग, ठीक, आधार मान लो ये है
कितना हो जाएगा 10 का वर्ग, और ये वाली भुजा में पता नहीं तो इसको पी क्यू का वर्ग कर लो ऐसे करके। तो ये तो हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 100 प्लस पी क्यू का वर्ग। 100 को उधर ले आइए तो 144 माइनस 100 बराबर पी क्यू का वर्ग। इतना करने के बाद यहाँ पे जो घटेगा कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारा 44 बराबर पी क्यू का वर्ग। अब यहाँ पे घात हटेगी तो अंडू लग जाएगा, तो पी क्यू बराबर अंडू 44 इतना। अब इसको हम लिख सकते हैं पी क्यू बराबर 4 गुणा 11 लिख सकते हैं। अब 4 को क्या लिखा जाएगा, इस 4 को लिखा जाएगा 2√11। ठीक, तो बेटा यही हमारा आ गया आंसर सेंटीमीटर। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ से प्रश्न नंबर है 13 के बाद प्रश्न नंबर 14, उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 घन सेंटीमीटर है संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाए तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा इसको। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 घन है, ठीक, एक घन ये है और दोनों घन आपस में समान है, ठीक है, और एक घन ये है। दोनों घन आपस में बराबर, आपसे कह रहे ना दोनों घन आपस में कैसे बराबर हैं, जैसे लूडो की गोटी मानिए आप इसके, तो इसका जो आयतन है यानी घन का आयतन, तो यहाँ पे लिखेंगे घन का आयतन बराबर है हमारा 8 घन सेंटीमीटर, और घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यू। तो यहाँ पे ए क्यू कर लीजिए बराबर 8 को लिखेंगे 2 पे घात 3, तो प्यारे बच्चों घात से घात चली जाएगी तो ए बराबर 2 निकलेगा। तो हमारे इस घन की जो भुजा निकली है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, इन दोनों घनों को आपस में मिला दिया गया, इन दोनों घनों की संलग्न सतहों को मिला दिया गया। तो 2 घनों को मिलाने से एक बड़ा घना बनेगा, वो कैसा बनेगा देखिएगा आप लोग। इस प्रकार ये बन गया, ये 2 घन थे, जब इनको मिलाएंगे तो ये घना बन जाएगा। तो इसकी लंबाई कितनी, ये वाली लंबाई कितनी 2 है, तो इसकी लंबाई कितनी 2 है। सभी भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की होती हैं। अब इसकी चौड़ाई कितनी है 2 और इसकी ऊंचाई कितनी है 2 है। अब समझिएगा ध्यान से। तो प्यारे बच्चों ये कुल लंबाई कितनी बन गई, ये घनाभ बन गया, क्या बन गया घनाभ, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है एल बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे एल बराबर 4 सेंटीमीटर, 2-2 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी ऊंचाई एच बराबर 2 रहेगी, और इसके बाद एल बराबर बी बराबर चौड़ाई बी बराबर 2 सेंटीमीटर। तो अब हमें लिखना घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2LB BH और H। चलिए सूत्र होता है, मान लगा दीजिए इसमें 2, L का मान 4 है, B का मान 2, फिर B का मान 2, H का मान 2, H का मान 2, B का मान 4। हल करिए इसको, 2 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इन सबको जोड़ेंगे तो 8 8 16, 16 4 20, तो 2 गुणा 20, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, ये निकल के आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका विकल्प नंबर हो जाएगा भैया सी, सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब आप इसके बाद प्रश्न नंबर है 14 के बाद 15 देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 15, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिज्या हमारी कितनी है, त्रिज्या हमारी है, अच्छा कोण पूछा है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना, तो कोण ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा, इसको भी कर लीजिए। तो प्रश्न नंबर डालने हैं हम 15। तो यहाँ पे जो r का मान दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे हम, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ 154,
और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 बराबर 154। मान लगा दीजिए। पाई का मान रहेगा 22/60, r का मान 14 गुणा 14 और 360 गुणा थीटा बराबर 154। ठीक है, जो पाई का मान 22/7 होता है उसको हमने नीचे निकाल दिया है। अब इसकी कटापट्टी करिए तो देखो 14 एकन 14 और 14 एकन 14, एक बचा, फिर 14 एकन 14 हो जाएगा। 11 एकन 11 और 11 दूनी 22 हो जाएगा। 7 एकन 7 और 7 दूनी 14। तो यहाँ पे जो बचा हुआ है 2 दूनी 4, 4 थीटा बटा 360 बराबर 1। तो इसके नीचे 1 कर लो। 4 एकन 4, 4 नेम 36। ठीक, अभी 1 रुक जाइए। थीटा बटा 90 बराबर 1/1 का गुणा करो इसका इसमें, तो थीटा बराबर 90 निकल के आ जाएगा। लगाओ भाई टिक। 90 कहाँ पे मिलेगा आपको? ये 90 विकल्प नंबर हमारा भी सही हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाइए प्रश्न नंबर 16 पर, उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 16 में दे रखा है यहाँ पर 2 sin 30 इंटू cos 30, इसका मान बताना। इसका मान क्या होगा? तो देखिएगा 2 sin 30 का मान 1/2 और cos sin 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2। इससे 2 से 2 कट गया तो क्या बचा? √3/2 हो गया प्रश्न। तो लगाइए टिक खटाक से। कहाँ पे लगाएंगे? डी पे मारिए। चलो ये भी हो गया। 17 देखिएगा अब आप। 17 में दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 3/4 है। साइन थीटा बराबर 3/4। तो यहाँ पर टेन थीटा का मान पूछा है। तो प्यारे बच्चों इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। साइन होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। सही है। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इधर 4 का वर्ग, आधार में पता नहीं, और लंब का 3 का वर्ग हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 16 बराबर आधार का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9 हो जाएगा ये। और 9 को उधर भेजिए तो 16 - 9 बराबर आधार का वर्ग। तो कितना बचेगा? 7। तो आधार का वर्ग बराबर 7, तो ए बराबर हो जाएगा √7। तो हमसे पूछा गया है tan का मान। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। मान लगा दीजिए। लंब कितना? 3 है, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए। अब आधार कितना? √7 है। तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 3/√7। 3/√7। तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। नंबर 18 देखिएगा। तो 18 में लिखा हुआ है कोसेक ए प्लस कोट ए। अगले कोष्टक में 1 - कोस ए लिखा हुआ है। इसका मान बताना है। चलिए समझिएगा। तो कोसेक को लिखेंगे 1/sin ए। ठीक, कोसेक बराबर 1/sin ए होता है। और इस कोट को लिखना है cos a बटा sin a, इस प्रकार। और 1 - cos a, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे हम। अब क्या होगा? इसके हर समान है, तो जब हर समान है तो ऊपर को लिख लो 1 + cos a और बटा sin a और 1 - cos a। अब देखिए ऊपर वाली संख्या एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो जब ये एक बार प्लस एक बार माइनस है तो 1 - cos स्क्वायर हो जाएगा बटा sin a। तो प्यारे बच्चों 1 - cos स्क्वायर सूत्र बन गया 1 - cos स्क्वायर a। तो ये सूत्र बना हमारा sin स्क्वायर a और बटा sin a। तो एक साइन से एक साइन चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा sin a। तो ये इस प्रश्न का आ गया आंसर। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट करिए और टिक लगाइए विकल्प नंबर डी पर। अब इसके बाद 19 नंबर देखिए। तो 19 नंबर कह रहा है हमारा 1 - tan स्क्वायर ए बटा 1 - cot स्क्वायर है। इसको हल करना है। यहाँ पर क्या करेंगे? इस cot को चेंज कर लीजिए आप, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। 1 - tan स्क्वायर है बटा 1 - इस tan क्या नाम है, इस cot को लिखेंगे 1/tan स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 - tan स्क्वायर है बटा, तो इसके नीचे कर लो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें,
तो ये बने जाके हमारा tan स्क्वायर ए -1 और बटा tan स्क्वायर ए। अब प्यारे बच्चों ये वाला चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर ए और ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। अब नीचे से यहाँ से ये बचा, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये आगे हो जाएगा और ये पीछे हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर, और ये इससे कट गया। कटने के बाद जो बचा हुआ है हमारा tan स्क्वायर है, और बेटा नीचे माइनस बचा हुआ तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे, तो हो गया हमारा हल। चलिए बच्चों से नोट करिए। अब प्रश्न नंबर 20 देखिए, इसमें चित्र बना हुआ है। प्रश्न नंबर 20 है हमारा। तो यहाँ पे ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो इसमें TR ज्ञात करनी है। कहाँ पर है TR यार? ये वाली भुजा ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे थेल्स पर में हमारी लग जाएगी। तो ये प्रश्न नंबर हमारा 20 का चित्र है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले त्रिभुज लिखना, त्रिभुज PQR। त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में क्या लिखेंगे? ये वाली भुजा इसके समांतर है, PQ समांतर ST। और जब ये वाली भुजा इसके समांतर, ध्यान समझिएगा आप लोग, जब ये वाली भुजा इसके समांतर है तो अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी? ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। अन्य दो भुजाएं किस बिंदु पर मिलती हैं? बिंदु R पे मिलती है, तो यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जब ये वाली भुजा इसके बराबर होगी तो यहाँ पे थेल्स पर में लगेगी हमारी, थेल्स पर में से। इसमें क्या करना है? देखो जब ये दोनों भुजाएं समांतर है तो अन्य दो भुजाएं, एक ये वाली भुजा और एक ये भुजा कहाँ पर मिलेंगी? बिंदु R पर मिलेंगे, तो यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे। कैसे लिखेंगे? AS बटा ASQ, RS बटा ASQ बराबर RT बटा TP। ये हमारी थेल्स पर में कहलाती है, ठीक है। तो RS का मान है 1.5 और ASQ का मान है 3 बराबर RT का मान पता नहीं, PT का मान है 2.8। इसको हल कर दीजिए। तो यहाँ पर देखो इसका दशमलव हटाएंगे हम तो नीचे 0 बढ़ जाएगी, तो 15 एकन 15, 15 दूनी 30, फिर 2 एकन 2, 2 एकन 2 और 2 दूनी 2 चौकू 8, इतना हो जाएगा। तो इधर बचेगा 1/1 बराबर RT बटा 1.4। कैसे गुणा करो इसका इसमें, तो RT बराबर निकलेगा 1.4 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों विकल्प हमारे खत्म हो गए। अब इसके बाद यहाँ से चलेगा खंड बा, ठीक। खंड बा को देखिएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ सभी खंडों को हल कीजिए। तो प्रश्न नंबर पहला हमारा, सिद्ध कीजिए कि √2 अपर में संख्या है। इसको कैसे करना था ध्यान समझिएगा आप। तो प्रश्न नंबर 21 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपर में संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना √2 एक पर में संख्या है। तो जब ये हमारी परमेय संख्या, तो परमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे √2 बराबर P बटा Q। आगे लिखना है जहां P तथा Q धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है, पूर्णांक हैं, और Q नॉट इक्वल 0। इस प्रकार अब क्या करना हमें? तो देखिए इसके नीचे कर लो 1, इसके नीचे करने के बाद इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो ये बनेगा जाके हमारा √2Q बराबर P। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √2Q का होल वर्ग बराबर P स्क्वायर। तो ये बनेगा जाके हमारा 4Q² बराबर, सॉरी माफी चाहता हूँ प्यारे बच्चों, √2 का वर्ग 2 ही रहेगा, 4 नहीं आएगा। अब ये वाला जो 2 है ना हमारा, ये वाला 2 इस P² के नीचे पहुंचेगा, तो कुछ ये बन जाएगा P² बटा 2। तो यहाँ पर लिखेंगे P² 2 से विभाजित है, P² 2 से विभाजित है। फिर नई लाइन से लिखेंगे P भी 2 से
विभाजित है। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर नई लाइन से लिखना है ये वाला P, ठीक है। तो P बराबर ये 2K, यानी ये P इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 कर लीजिए। P बराबर 2K समीकरण ए में रखने पर इस P की जगह पे 2K लगाएंगे यहाँ पर, ठीक। यहाँ पे 2K लगाना है तो 2Q² बराबर 2K का होल वर्ग हो जाएगा। ये थोड़ा इसको और आगे बढ़ाएंगे, 2Q² बराबर ये 4Q² हो जाएगा। 2 1 2 और 2 2 4, तो इसको थोड़ा पलट के लिखेंगे 2K² बराबर Q²। अब ये 2 हमारा Q² के नीचे जाएगा, ऐसे Q² बटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे Q² 2 से विभाजित है, Q² 2 Q² कामा 2 से विभाजित है। फिर लिखेंगे हम Q भी 2 से विभाजित है। इसको कर लेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे लिखना समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि P तथा Q का Q बना हुआ, ठीक है। P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अतः √2 एक परमेय संख्या है। नीला से लिखना लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √2 एक अपरमेय संख्या है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न पूरा कंप्लीट, ठीक है। चलिए भाई, अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा खा खरगोश को। देखिएगा आप लोग, देखिए वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लो। अगर हम लिखने का समय देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा भाई। वीडियो को रोक के बाइक करके जैसा भी देखना देखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे लिख लो 21 का खा खरगोश। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 1 + सेके बटा सेके बराबर है हमारा sin² बटा 1 - cos है, ठीक। सिद्ध करना, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले LHS 1 + सेके बटा सेके। अब इस सेक को लिख दो, इस सेक को लिख दो 1 बटा cos, 1 + 1 बटा cos, और बटा इसको लिख दो 1 बटा cos, इस प्रकार। अब इसका गुणा इसमें कर दो तो 1, यानी चलो इसके नीचे कर लो, इसका इसमें और इसका इसमें, तो 1 + cos A और बटा cos A और बटा 1 बटा cos A। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, इस cos से ये cos चला जाएगा, इस cos से ये cos चला जाएगा हमारा। तो यहाँ पर बचेगा 1 + cos A बटा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। तो अब यहाँ पे क्या करना, इसमें हमें क्या, एक कर लो इसके नीचे, यहाँ पे 1 - cos A का कर दो गुणा और 1 - cos A का कर दो भाग, ठीक। तो सवाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऊपर वाला एक बार प्लस एक बार माइनस बन गया, तो 1 - A तो बन जाएगा cos² A और बटा 1 - cos A, 1 - cos A। अब एक सूत्र देखा होगा आपने, 1 - cos² A, 1 - cos² A बराबर होता है प्यारे बच्चों sin² A बटा 1 - cos A। तो बस यही तो निकालना था हमें। तो नीचे लिख दीजिए LHS बराबर RHS, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा भाई। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखिएगा। प्रश्न नंबर गा कमला है।
गा में है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, यानी थीटा का मान 90 अंश हो जाएगा और आर का मान 21 सेंटीमीटर। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा। तो यहाँ पे लिख लें भैया हम 21 का गा गमला। तो यहाँ पर जो आर बराबर है हमारा कितना है, 21 सेंटीमीटर है और थीटा बराबर है 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये सूत्र होता है हमारा। चलिएगा समझिए, मान लगाइए यहाँ पर पाई का मान तो 22/7 लगाना है, 22/7 नीचे निकाल दिया, ठीक है, और नीचे 360 भी है हमारा। और आर का मान कितना 21, तो 21 गुणा 21 और थीटा का मान 90 है, माइनस 1/2, फिर यहाँ पे 21 गुणा 21 है और यहाँ पे साइन 90 लगाना, ठीक है, साइन 90 क्या लगाएंगे, थोड़ा देखो बेटा जगह कम है, यहाँ पे 90 रखेंगे और साइन 90 का मान कितना 1 हो जाएगा, ठीक, हमने सीधा डायरेक्ट लगा दिया, ठीक है, साइन 90 का मान 1 होता है, जगह कम है इसलिए मैंने 1 लिख दिया। अब यहाँ पे कटाकटी करिए, 90 1 90, लो बेटा 90 चौकू हो गया, 7 1 7 और 7 3 21 हो गया, 2 से और काटिए, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 1 2। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना है भैया 11 3 33 और गुणा 21 और बटा 2 और माइनस इधर 21 गुणा 21 तो ये 441 और बटा 2, इस प्रकार। अब क्या करना है, इसका गुणा करा दीजिए, तो 21 3 63, 21 3 63 की 3 हासिल 3 लगी है, 21 3 63, 63 3 69 और माइनस 441 और बटा 2। अब घटाइए इसे, तो यहाँ पर बचेगा 2 और 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2 और बटा 2, काटिए से, तो 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, तो इसका आंसर निकलेगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, इसका आंसर मिला लें एक बार हम। कहाँ चला गया यार ये 21, कहाँ, बिल्कुल आंसर सही निकला हमारा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेना, जगह नहीं है, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई। अब गा गमला के बाद है घा घड़ी, उसको देखिएगा। और घा घड़ी में क्या बहुलक ज्ञात करना, ये तो आप अपने आप कर लीजिए, चलिए बता दें, ठीक, इसका बहुलक कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए आप। तो हमें लिखना है 21 का घा घड़ी, तो यहाँ पे दिया हुआ वर्ग अंतराल, इधर हमारी बारंबारता, क्या क्या यहाँ पे लिखेंगे, वर्ग अंतराल में क्या क्या लिखेंगे, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 50, ठीक है। और जो बारंबारता मेरा दिया हुआ है 3 8 9 10 3 और ये 2। अभी इसका मैं बहुलक निकालना, तो प्यारे बच्चों बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं, जो बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या होती है, बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या होती है, देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या 10 है, तो इसके सामने लिख देना F1 और इससे ऊपर लिख देना F0 और इससे नीचे लिख देना F2 और इसके सामने F1 के सामने लिख देना L, इस प्रकार। और यहाँ पे देखिए कितने का अंतर है, वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है, 15 से 20, 5 5 का अंतर है, तो H बराबर हो जाएगा हमारा 20, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे बहुलक का सूत्र, उसको देखें, सॉरी माफी चाहता हूँ प्यारे बच्चों,
एच का मान 5 का अंतर, तो 5 लगाइए, यहाँ पे 5 लिखा जाएगा, 20 नहीं लिखा जाएगा। एच का मान 5, ठीक, एच का मान 5 है। तो अब नई लाइन से लिखिए बहुलक। बहुलक बराबर सूत्र होता है एल प्लस F1 माइनस F0 और बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में एच मान लगा दीजिए इसका। तो एल का मान तो देखो यहाँ पे 30 है, तो इसकी जगह पे 30 लगा दीजिए, प्लस F1 का मान 10 और F0 का मान 9 और बटा 2 गुणा F1 का मान 10, F0 का मान 9 और F2 का मान माइनस का है यानी 3 हो जाएगा। एच का मान 5 है, तो 30 प्लस यहाँ पर बचेगा 1, ये 10 दूनी 20 माइनस 12, यहाँ पे 1 बचेगा, 10 दूनी 20, गुणा का चिन्ह है और माइनस 12 और यहाँ पे रहेगा 5, तो 5 गुणा इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 30 प्लस 5 बटा कितना रहेगा 8, 8 का भाग 5 में लगा दीजिए, तो 30 प्लस, तो इसका जब भाग लगाएंगे, चलिए भाग भी लगा के दिखा दें, तो ये 5 अंदर 5, ठीक, मैं पे चाहता हूँ 5, तो 8 का भाग 5 में नहीं लगेगा, तो भाग का बिंदु यहाँ रखेंगे, मतलब यहाँ बढ़ा देंगे 0, तो 8 छंग 48, तो यहाँ पे बेटा 2 बचा हुआ, फिर 0, 8 दूनी 16, 4 बचा 0 और 8 पन्ना 40, ठीक, तो 8 का भाग 5 में लगाएंगे तो 0.625 निकल के आएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो निकलेगा 30.625, तो ये हमारा निकल के आ गया बहुलक। चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिए अब यहाँ से। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा, यहाँ खाली इसको देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4,-3 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। चलिए समझिएगा इसको भी भाई। तो प्रश्न नंबर है हमारा 21 का चा, 21 का यहाँ खा दिया, चा नहीं है, तो एक रेखाखंड बनाना है इस प्रकार। तो यहाँ पर ये 4,-3, फिर इसके बाद 8,5 और यहाँ पे एक बिंदु कर लो कोई P, जो अनुपात दे रखा है हमारा 3:1, ठीक है। और चित्र बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ये ड्रामाबाजी बिल्कुल मत करिए, चित्र नहीं बनाना आपको, मैंने बना दिया लेकिन आपको नहीं बनाना है। तो यहाँ पे हल क्या करेंगे देखना, बिंदु 4,-3 और 8,5, नई लाइन से लिखना अनुपात, अनुपात बराबर है 3:1, खाली इतना काम करना है, ये 2 लाइन लिखना है, तो नई लाइन से लिखो निर्देशांक बराबर, निर्देशांक बराबर, तो इसका सूत्र होता है निर्देशांक का m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 कामा m1/2 प्लस m2/1 बटा m1 प्लस m2, मान लगा दिए। अब m1 का मान कितना 3 है, x2 का मान 8 है, प्लस m2 का मान 1 है, x1 का मान 4 है, m1 प्लस m2 यानी इन दोनों का जोड़ 4 हो जाएगा नीचे, फिर m1 का मान 3 है, y2 का मान 5 है, प्लस m2 का मान 1 है और y1 का मान -3 है, और बटा ये तो बन जाएगा हमारा 4, तो ये तो हो जाएगा 24 प्लस 4 और बटा 4 कामा ये हो जाएगा 15 -3 और बटा 4, और 15 प्लस -3 हो जाएगा, तो इसे जोड़ेंगे तो ये तो बन जाएगा 28/4 कामा ये बन जाएगा 12/4, तो 4 × 4 4 7 28, 4 × 4 4 3 12, तो इसको आंसर निकलेगा 7,3, ठीक है। चलिएगा इसको भी नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 चम्मच है उसको देखिएगा, बहुत अच्छा बहुत ही प्यारा प्रश्न है।
तो यहाँ पे लिखा हो बाई के वे मान ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने इतने के बीच की दूरी 10 मात्रक है। चलिए समझिएगा इसको। तो प्रश्न नंबर 21 का चा, तो क्या कह रहा प्रश्न यहाँ पर, पाँच कामा -3 13 कामा 22, ठीक, बीच की दूरी निकालनी है इनकी हमें। बीच की दूरी बराबर सूत्र लगाइए, √(x1 - x2) का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। तो बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। इधर मान लगा दीजिए, x1 का मान 5, x2 का मान 13 प्लस y1 का मान -3, y2 का मान -22। इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों इधर से अभी रुक जाइए, 10 बराबर, यहाँ पर कितना बचेगा? माइनस का 8 बचेगा। 8 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा माइनस का वर्ग प्लस -3 -22। तो इधर से ये अंडरू हटेगा, इधर से ये अंडरू हटेगा तो उधर घात लग जाएगी। तो 10 पे घात 2 बराबर ये -8 का वर्ग हो जाएगा 64 प्लस -3 -22 का होल वर्ग। इस प्रकार अब 64 को उधर भेजिए तो ये बन जाएगा 100 - 64 बराबर -3 -22 का होल वर्ग। तो -3 -22 का होल वर्ग और बराबर ये हो जाएगा कितना हमारा? 36 बचेगा। अब इधर से घात हटेगी तो इधर अंडरू लग जाएगा। जब अंडरू हटता है तो घात लगती है, जब घात हटती है तो अंडरू लगता है। तो माइनस का चिन्ह अंदर है, ये -3 -22 बराबर √36। और प्यारे बच्चों अंडरूट से पहले प्लस माइनस का चिन्ह लगेगा। तो ये -3 - 22 बराबर +-6 हो गया, +-6। अब क्या करें? इस 6 को उधर भेजेंगे तो -22 बराबर +-6 और प्लस का 3। अब यहाँ समझिएगा आप लोग, अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर। तो जब प्लस चिन्ह लेंगे तो ये वाला चिन्ह बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना हमें -22 बराबर 6 + 3, तो -22 बराबर 9 हो जाएगा, 6 3 9 और माइनस का चिन्ह 9 में लग जाएगा। तो 22 बराबर -9। इस प्रकार अब लिखेंगे यहाँ पर माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर जब माइनस चिन्ह लेंगे अब ये वाला माइनस का चिन्ह आएगा। तो -22 बराबर -6 और प्लस का 3, तो -22 बराबर -3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 22 बराबर 3 आ जाएगा। तो बस यही दोनों आंसर आ गए। 22 का मान -9 निकला और यहाँ पर भी 22 का मान प्लस का 3 निकला है हमारा, ठीक है। चलिए भाई नीचे नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए अब यहाँ से आप, -9, 3, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न नंबर है हमारा 22 का देखिएगा। द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। ये करना है इसमें, चलिएगा समझिएगा इसको। तो सबसे पहले लिखना 22 का 3x² - x - 4 बराबर 0। तो सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तो इसे गुणनखंड करिए। 4 × 12, तो 12 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 1 मिले। 3x² - x, तो 4 - 3, ठीक। 4 × 12 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, माइनस का 4 बराबर 0। तो ये 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x और माइनस का 4 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन मिलेगा तो ये 3x माइनस का 4, यहाँ से प्लस 1 कॉमन मिलेगा, 3x - 1 बराबर 0। 3x - 4 और x + 1 बराबर 0। तो यहाँ पे 3x - 4 बराबर 0। तो 3x बराबर 4 को उधर ले जाइए, 3 का भाग लगाइए, 4/3, ठीक। एक आंसर आ गया निकल के। अब इसके बाद
एक्स प्लस 1 बराबर 0, ये वाला लिया एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक को उधर भेजो तो एक्स बराबर निकलेगा -1 इतना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर नई लाइन से लिखना शून्य लिख दो या मूल लिख दो 4/3 और कामा -1, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नई लाइन से अल्फा बराबर लिख देंगे 4/3 और बीटा बराबर लिख देंगे -1, तो लिखेंगे शून्यकों की जांच। तो अगली हेडिंग होगी जांच। जांच करने के लिए प्रश्न को दोबारा से लिखेंगे हम 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। तो फिर बच्चों a का मान यहाँ पर 3 मिलेगा, b का मान -1 मिलेगा और c का मान मिलेगा -4। अरे भाई ये a का मान है, यहाँ पे b का मान -1 है, c का मान -4 है। तो सबसे पहले मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 4/3 है, बीटा का मान -1 है, तो 4/3 -1 और बराबर माइनस, इसका मान 3 है, नहीं इसका मान 1 है, -1, ठीक है, और a का मान 3 है। इसके नीचे करेंगे इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो 4 - 3/3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/3। अब इसमें से घटाएंगे तो ये भी 1/3 बराबर 1/3, तो 1 ही आ गया। अब इसके बाद इसका गुणनफल देखेंगे अल्फा इंटू बीटा c/a। तो अल्फा का मान यही काम करेगा 4/3, तो यहाँ पे 4/3 और बीटा का मान -1 बराबर c का मान कितना है, -4 है, a का मान 3 है, 3 लगा दीजिए। तो 4/3 का गुणा 1 में करेंगे तो 4/3 ही रहेगा हमारा, बराबर, और ये माइनस का चिन्ह तो है ही, और -4/3। तो ये हो गया प्रश्न हमारा कंप्लीट। चलिए एक बार हिंदी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिए, आ गया है खा खरगोश। प्रश्न नंबर है हमारा 22 का खा खरगोश। इस प्रश्न को देख के काफी बच्चे परेशान हो जाते हैं। चलिए इसको कैसे करते हैं दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर लिखना है 22 का खा खरगोश। यहाँ पे लिखा हुआ 0.2x 0.3y और बराबर है हमारा 1.3। अब यहाँ से ये समझिए प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर भी दशमलव से पीछे 1 अंक है, यहाँ पर भी दशमलव से पीछे 1 अंक है, और यहाँ पर भी दशमलव से पीछे 1 अंक है। तो जब दशमलव से पीछे अंक समान होता है तो दशमलव हट जाता है ऐसे करके। तो यहाँ पर ये बचा हुआ 2x + 3y बराबर 13। अब बताओ क्या परेशानी हुई इसमें आपको। जो दूसरा समीकरण दे रखा है हमें 0.4x माइनस 0.5y और बराबर है माइनस का 0.7 ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी दशमलव से पीछे 1 अंक है, दशमलव से पीछे 1 अंक है, दशमलव से पीछे 1 अंक है, तो इसका भी आप दशमलव ऐसे हटा दीजिए। तो यहाँ पर जो बचा हुआ है 4x + 5y बराबर, अब देखो लेकिन माइनस का चिन्ह नहीं हटेगा भाई, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक, माइनस का, और बराबर में -7, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर समीकरण 1, 2 को हल करेंगे, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग। एक काम करिए, ये वाला उठा के इसके नीचे लगाइए तो थोड़ा सही रहेगा, ठीक। इसको दोबारा देख लें आप, 0.4x माइनस 0.5y बराबर 0.7, यहाँ पे माइनस का चिन्ह भी लगा हुआ, ठीक है। इसका दशमलव बताएंगे ऐसे करके, तो ये बचेगा 4x माइनस का 5y बराबर -7। ये समीकरण नंबर 2 बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो ये 5 है तो 5 का गुणा 1 में कर दो, यहाँ पे 3 है तो 3 का गुणा इसमें कर दो। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 में 5 का गुणा और समीकरण 2 में 3 का गुणा, वही लिखेंगे हम। समीकरण 1 गुणा 5, ठीक, तथा 2 में 3 का गुणा कर दिया हमने, यानी 1 में 5 का गुणा किया, 2 में 3 का गुणा किया, तो इसमें 5 गुणा करो तो ये हो जाएगा हमारा 10x + 15y बराबर 65। इसमें 3 गुणा करो तो ये हो जाएगा 4, 3 चौक 12, 12x - 15y और माइनस का 21, चिन्ह बदलिए इसके। अब
चिन्ह का चिन्ह तो बदले में बस काटना है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो जुड़ के कितना हो जाएगा, ये हमारा 22 हो जाएगा, 22x और बराबर ये हो जाएगा हमारा 44। तो 22 एकन 22, 22 दूनी 44, x बराबर 2। ये वाला मान उठा के 1 या 2 में लगा दो, 1 में रखने पर x बराबर 2 निकला है, तो 1 में लगा दो, 1 हमारा यही तो है, यहाँ पे मान लगा दो, x की जगह पे 2 लगा देना है, तो 2 गुणा 2 प्लस 3y और बराबर 13। तो ये 2 दूनी 4 बन जाएगा, 4 प्लस 3y बराबर 13। अब 4 को उधर भेज दो, तो 3y बराबर 13 माइनस 4, तो 3y बराबर 9, 4 13 होता, 3 एकन 3, 3 तिरका 9, तो y बराबर 3 निकल के आ गया। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। तो एक x बराबर 2 निकला और एक y बराबर 3 निकल के आ गया है। चलिए भाई इसको, अब इसके बाद प्रश्न नंबर गा गमला है। इसका भी काफ़ी बच्चे इंतजार कर रहे थे, लेकिन बहुत सरल, बहुत ही आसान है इस प्रश्न, और ये बोर्ड की परीक्षा में आएगा जरूर। आप इस प्रश्न को अवश्य सीखना है आपको। प्रश्न है हमारा, सिद्ध कीजिए कि बहा बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। चलिए समझिएगा, तो यहाँ पे लिखने 22 का गा गमला। तो ये प्यारे बच्चों एक बना रहे हैं सबसे पहले वृत्त। अब आपको ये प्रकार से खींचना है, ये वृत्त का केंद्र है, तो ये वृत्त के बाहर कोई बिंदु यहाँ पर है, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है और एक ये वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक, यहाँ पर लिख लें P, ये वृत्त का स्पर्श बिंदु होता है और एक ये वृत्त का स्पर्श बिंदु होता है। इसका नाम लिख दें A और इसका नाम लिख दें B, और ये वृत्त का केंद्र होता है O। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे, दिया है O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में AP तथा BP वृत्त की स्पर्श रेखाएं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो नई लाइन से लिखना, सिद्ध करना है AP बराबर BP, यानी सिद्ध करना ये दोनों वजह कैसी हैं, बराबर हैं। तो नई लाइन से लिखना रचना में क्या लिखना, देखिए ये प्यारे बच्चों वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते, तो यहाँ पे ये कोण बनता है 90 अंश का और ये भी 90 अंश का बनता है। अब इसके बाद इसको यहाँ से मिलाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम OA तथा OB को मिलाया, हमने इन दोनों को मिलाया, तो जैसे इन दोनों को मिलाया तो प्यारे बच्चों ये लंब बन गया, तो क्या लिखेंगे OA लंब AB तथा OB लंब BP। थोड़ी गलती कर दी हमने, OA लंब AP, तो AP लिखिए। ठीक है, और उसके बाद जब इसको मिलाया तो यहाँ पे इसको भी लिख दीजिए, OP को मिलाया, OP को इसको नंबर पॉइंट 1 करिए, इसको नंबर 2 करिए, इस प्रकार। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे उपपत्ति, यानी ये त्रिभुज ले लीजिए। ठीक, एक ये बड़ा त्रिभुज लेंगे और प्यारे बच्चों एक ये त्रिभुज लेंगे हम, ये दोनों त्रिभुज लेने हमें, तो यहाँ पे लिखना त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में, AOP और BOP में क्या करना, देखिएगा, देखो ये वाली भुजा इसके बराबर है, क्यों, क्योंकि ये वृत्त की तरफ जाए हैं, तो यहाँ पे लिखना हमें AO बराबर BO, आगे लिखना है एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। और इसके बाद ये वाली रेखा हमारी कैसी, उभयनिष्ठ है, तो लिखना OP बराबर OP, OP बराबर OP, आगे लिख देना है
उभयनिष्ठ, ठीक। अब इसके बाद ये कोण इसके बराबर 90 अंश कोण है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी बराबर 90 अंश। तो नई लाइन से लिखेंगे अतः त्रिभुज ए ओ पी सर्वांशम त्रिभुज पी ओ पी किसके आधार पे है? देखो दो बजाय और एक कोण, तो उसको लिखेंगे एस ए एस के आधार पे। तो प्यारे बच्चों जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है तो सर्वांशम होने का मतलब ये है, तो यानी अगर दो त्रिभुज सर्वांशम है तो इसका मतलब ये हुआ कि संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखना हमें ए पी बराबर बी पी, ठीक। और आगे लिख देना सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब ये होता है जब कोई दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं संगत कोण बराबर होते हैं। तो बस प्यारे बच्चों यही हो गया हमारा हल, ठीक है। और थोड़ा एक काम और करिए, जो रचना से पहले यहाँ पे उपपत्ति लिख लीजिए, यहाँ पर उपपत्ति, ठीक। चलिए जल्दी से नोट करिए, एक बार प्रश्न को पूरा देखिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ से। अब हमारा प्रश्न है 22 का घा घड़ी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी पर इस प्रकार है कि डी ए डी सी बराबर कोण बी ए सी। तो सिद्ध कीजिए कि सी ए का वर्ग यानी सी ए का वर्ग बराबर सी बी इंटू सी डी, ये सिद्ध करना हमें। चलिएगा समझिएगा, इसको भी करते हैं हम। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 22 का घा। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनाना है हमें, इसका नाम ए और बी और ये सी। तो प्रश्न आगे कह रहा है बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है। तो यहाँ पे बीसी पर एक बिंदु डी लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। फिर इसको बाद में ऐसे करके मिलाएंगे हम। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है कि ये वाला कोण पूरा इसके बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, यानी ए डी सी यानी ये वाला कोण बी ए सी इसके बराबर है, ठीक। तो सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है ए सी का वर्ग बराबर सी बी इंटू सी डी, ये सिद्ध करना है। चलिए समझिएगा। तो नई लाइन से लिखना उपपत्ति। अब प्यारे बच्चों में यही त्रिभुज लेने हैं, ठीक। कौन कौन से लेने? पहले ये बड़ा वाला त्रिभुज लेना है, तो त्रिभुज ए बी सी तथा अभी छोटा वाला त्रिभुज ए डी सी में। अब देखिएगा, देखो बेटा इस ये वाला कोण इसके बराबर ये दिया हुआ है, तो कोण ए डी सी और बराबर कोण बी ए सी, आगे लिख दो दिया है, ठीक है। अब देखिएगा, देखो ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। अब ये छोटे वाले त्रिभुज में ये वाला कोण आ रहा है और बड़े वाले त्रिभुज में भी सी कोण आ रहा है, तो ये सी कोण उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण सी बराबर कोण सी, आगे लिख देना उभयनिष्ठ। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप, प्यारे बच्चों चिन्ह हमने सर्वांशम का लगा दिया, ठीक है। समरूप त्रिभुज, अब ये समरूप का है हमारा ए डी सी, ठीक। किसके आधार पे है? ए के आधार पे, ठीक। इस लाइन को दोबारा देखिए आप। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी सी किसके आधार पे है? ए के आधार पे। जब ये त्रिभुज हमारे समरूप है, जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। जब कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। तो समझिएगा इसको। देखो पहले बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए आप, ये वाला, ठीक है। तो बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला कोण है, तो इस कोण के सामने कौन सी भुजा है? ये वाली है बी सी, ठीक है।
तो लिखेंगे BC। और इस छोटे वाले त्रिभुज में देखो, इस छोटे त्रिभुज में देखो, इस कोण के सामने भुजा कौन सी है? AC है। तो हमें क्या करना है? BC बटा AC। तो यहाँ पे लिख दिए BC बटा AC बराबर। अब इसके बाद देखिए, इस छोटे वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा, ठीक है, ये वाली भुजा लेंगे AC। फिर इसके बाद ये वाली छोटे त्रिभुज की भुजा हमारी, फिर इसके बाद ये, नहीं रुक जाइए 1 मिनट। देखो, ये हमारी बड़े त्रिभुज की भुजा है, ये हमारी बड़े त्रिभुज की भुजा है, और ये हमारी छोटे त्रिभुज की भुजा है। तो लिखेंगे AC बटा DC, AC बटा DC। अब इसका गुणा करिए, तो इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा BC इंटू DC। तो बस प्यारे बच्चों, यही हमारा सिद्ध हो गया, इतना ही करना था। चलिए बजंदे से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर यहाँ खाली है, इसका माध्यक आप अपने आप खुद निकालिए। तो प्रश्न नंबर 4 देखिए, 4 कैसे हल करते हैं हम। प्रश्न नंबर 4 हमारा, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 अभाज्य संख्या, नंबर 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। चलिए समझिएगा इसको। तो यहाँ पे 22 का 4 चम्मच, तो कुल परिणाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। और 6 परिणाम कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। अब इसके बाद प्रश्न नंबर पहला है अभाज्य संख्या। तो इसमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? 2 है, 3 है, 5 है। तो इसकी प्रायिकता निकालिए। PE बराबर 3 और बटा ये अनुकूल परिणाम हो गया, और 3 बटा 6 कुल परिणाम। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 बटा 2। और प्रश्न नंबर 2 कह रहा है 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। अब आप ये देखिए 2 और 6 के बीच में क्या क्या है। तो प्यारे बच्चों, 2 और 6 के बीच में 3 संख्याएं हैं, 3 4 5। तो यहाँ पे संख्याएं जो हमारी हैं 3 4 और ये 5, ये संख्याएं हमारी। तो इसकी प्रायिकता PF कर लो अब, ठीक है। तो हो जाएगा 3 और बटा 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इसका आंसर आ गया 1 बटा 2। ठीक, चलिए बजिंदे से नोट करिए इसको। अब प्रश्न नंबर 23 पे आ जाइए आप लोग। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है, इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी का प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए इसको कैसे करना है हमें। तो प्रश्न नंबर लिख दें हम 23। तो सबसे पहले लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वधातुक D है। ठीक है, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वधातुक D है। अब प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पे। अब प्रश्न को शुरू करने से पहले एक सूत्र आपको बता दें। तो बेटा सूत्र होता है SN बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये सूत्र होता है। अब प्रश्न कह रहा है 8 पदों का योगफल, 8 पदों का योगफल। तो यहाँ पे क्या लिखना, S8, ठीक, बराबर n, यानी 8 पदों का योगफल कितना, 64 है। 8 पदों का योगफल 64 है। तो n की जगह पे हमें 8 लगाना है। तो यहाँ पे 8 लगाना, यहाँ पर 8 लगाना है। तो हो जाएगा 8 बटा 2 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू D बराबर 64, इस प्रकार। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौकू 8। तो यहाँ पे 4 2a प्लस यहाँ पे 7D हो जाएगा और बराबर 64। 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 छंग 24। तो 2a प्लस 7D
बराबर हो जाएगा 16। अब यहाँ पे एक काम करिए, यहाँ से एक का मान निकाल लो या मत निकालो, इसको समीकरण नंबर 1 कर लीजिए। अब प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है 17 पद का योगफल, तो एस 17 बराबर दे रखा है 289। अब एन की जगह पे जो सूत्र हमारा है ना, एन की जगह पे 17 लगाना है यहाँ पर। तो जो सूत्र है हमारा 17/2 2a प्लस, यहाँ पे 17 लगाना है, 17 में एक कम करेंगे 16 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 16d और बराबर ये हो जाएगा 289। 17 एकम 17 और 17 सत्रियम 289, 17 बाद चला जाएगा। अब प्यारे बच्चों ये 2 है, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो बन जाएगा 2a प्लस 16d और इसका इसमें करेंगे तो 34 बन जाएगा। ये समीकरण बन गया हमारा 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे हम, तो इसके नीचे लिखना समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो 1 2 को हल करेंगे तो 2a प्लस 7d बराबर 16, फिर आप लिखना 2a प्लस 16d बराबर 34। ठीक है, माइनस माइनस और ये माइनस, ये दोनों कट गए, तो यहाँ पर जो हमारा बचा हुआ है माइनस का 9 बचा हुआ है 9d और बराबर इधर घटाएंगे, 14 में से 6 जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 18 बचेगा, तो माइनस से माइनस कट गया, 9 1 9 9 दूनी 18, तो d बराबर 2 निकला। ये वाला मान 1 में लगा दो, 1 में रखने पर, तो एक समीकरण कौन सा हमारा यही तो है। इसकी जगह पे हमें इस किसका मान निकाला था मैंने अभी, d का मान निकाला है, तो d की जगह पे बेटा 2 लगा दीजिए, यहाँ पर 2 लगाइए तो कितना हो जाएगा ये 2a प्लस 7 गुणा 2 और बराबर 16, तो 14 बन जाएगा। तो 2a प्लस 14 बराबर 16, तो 2a बराबर हो जाएगा 16 माइनस 14, तो ये बनेगा जाके 2a बराबर 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो a बराबर 1। तो ये हो गया प्रश्न हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो एक बार आंसर को मिला लें। डी का मान जो निकला है हमारा, प्रश्न नंबर, हाँ ठीक सही निकला है, डी का मान 2 है और ए का मान 1 निकल के आ गया। चलिए भाई, प्रश्न नंबर ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर 23 का अथवा, उसको भी देखिएगा। 23 का अथवा है, यदि किसी कहाँ चला गया, एक रेलगाड़ी समान चाल से 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा, और प्यारे बच्चों दूरी कितनी है इसकी है, दूरी बराबर है हमारी 180 किलोमीटर। तो सूत्र होता समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे t1 बराबर, दूरी हमारी 180 है और चाल हमारी 1 है। ठीक है, इतना। अब प्रश्न ये कह रहा है अगर हम चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दें, चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दें, तो यहाँ पे लिखेंगे नई चाल। नई चाल पहले क्या x थी, अब इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दें तो x प्लस 5। ठीक है, तो समय t2 बराबर, समय दूरी हमारी वही रहेगी, समय t2 का दूसरा समय हो जाएगा ना हमारा। तो दूरी कितनी है 180 है और चाल हमारी होगी x प्लस 5। अब प्यारे बच्चों आप ये बताइए किसको समय अधिक लगेगा और किसको समय कम लगेगा। देखो पहले उसकी चाल x थी, अब उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी गई है, तो इसको समय कम लगेगा क्योंकि इसकी चाल बढ़ गई है, इसकी चाल तो बढ़ी नहीं है, तो इसको समय कम लगेगा और इसको समय अधिक लगेगा। तो हमें क्या करना है, जाना वाले में से कम वाले को घटाना है। तो ये इसको समय अधिक लगेगा और इसको समय कम लगेगा, तो इसमें से इसे घटा दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे t1 माइनस t2 बराबर 1/2 घंटा। कितना लिखा हुआ है
1/2। इसको हल करिए। T1 का मान है हमारा 180/x और T2 का मान है 180 और x प्लस 5 बराबर 1/2। ऊपर से 180 हम कॉमन ले लेंगे तो 1/x माइनस 1/x प्लस 5 बराबर 1/2। तो 180 इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो ये बन जाएगा x प्लस 5 माइनस x बटा इसका गुणा करेंगे तो x² प्लस का 5x बराबर 1/2। तो प्यारे बच्चों इससे ये कट जाएगा, गुणा करेंगे 18 पंजे 90, 900 हो जाएगा बटा x² प्लस का 5x बराबर 1/2। गुणा करिए इसका इसमें तो x² प्लस 5x इसका इसमें x² प्लस 5x बराबर ही हो जाएगा 1800। तो 1800 के अंदर लाइए तो x² प्लस 5x माइनस का 1800 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों 1800 के ऐसे गुणनखंड करिए, 1800 के ऐसे गुणनखंड करिए घटाने पर 5 मिले तो x² प्लस 45x माइनस का 40x, ठीक, और माइनस का 1800 बराबर 0। 1800 के ऐसे गुणनखंड करिए कि घटाने पर 5 मिले तो 45 गुणा 40, 45 गुणा 40 करेंगे तो 1800 आएगा और 45 में 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा। अब यहाँ से हमें x कॉमन लेना है, तो जब x कॉमन लेंगे तो x प्लस 45, यहाँ पे माइनस का 40 कॉमन ले लो तो x प्लस 45 बराबर 0। अब x प्लस 45 और x माइनस 40 बराबर 0। अब यहाँ पे एक की करके लीजिए तो x प्लस 45 बराबर 0, x बराबर माइनस 45। तो बेटा ये वाला तो उत्तर मान में होता है, इसके सामने मान लिख दीजिए। तो x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आ गया प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिए अब आप लोग यहाँ से। तो जो हमारी रेलगाड़ी की चाल निकली है वो कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। चलिए समझिएगा इसको। तो प्रश्न नंबर 24 लिख लें यहाँ पर हम। तो पहले एक गोलाकार बर्तन है इस प्रकार। अब बेटा जो इसकी गर्दन एक बेलनाकार गर्दन है इस प्रकार ये। तो इसमें ये बताना है कि इसमें कितना पानी आएगा। तो ये वाला बेलन है और ये गोला है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक गोलाकार कांच के बर्तन की, यानी गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलनाकार के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखो बेलन की लंबाई, बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी ये वाली भुजा हमारी 7 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसके बाद इसका व्यास, बेलन का व्यास बराबर है हमारा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2r कर लो, 2 एकन 2 तो r बराबर 1 सेंटीमीटर इतना। अब इसके बाद गोले का व्यास दे रखा है, गोले का व्यास बराबर है हमारा 8.4। तो प्यारे बच्चों इसकी त्रिज्या बड़ी माननी पड़ेगी हमें, ठीक, r, ठीक, ये 2r है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 2r बराबर हो जाएगा 8.4, 2 एकन 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, तो r बराबर 4.2 इतना। अब लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। अब ये ठोस किस किस से बना है? बेलन से बना है और गोले से बना है। तो बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h और गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यू। यहाँ पे बड़ी आर है और भाई बेलन की छोटी आर है, इसकी बड़ी आर है। तो इसमें एक काम करिए, इसमें पाई कामा ले लीजिए। तो इसकी आर कितनी है? तो r स्क्वायर h और प्लस यहाँ पे 4/3 r क्यू इतना बचा हुआ है पाई।
इस आर का मान कितना 1 है, छोटी आर का मान, तो 1 गुणा एच का मान 7 है, प्लस 4/3। इस आर का मान कितना 4.2 है, तो 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2, इस प्रकार। तो ये तो बनेगा पाई, ये रह जाएगा 7 प्लस और 3 एकम 3 और 3 एकम 3 0.3 चौक 12। अब प्यारे बच्चों इनका गुणा कर लीजिए भाई। तो जब इनका गुणा करेंगे तो देखो 14 चौको 56, तो ये हो गया 14 चौको 56, ठीक, इतना। और गुणा इसका जब वर्ग करेंगे तो 42 का वर्ग होगा हमारा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, पीछे यहाँ से ले 4 16 17, तो इसका वर्ग 1764 होगा, ठीक है, 1764। और दशमलव से पीछे 2 अंक हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये पाई 7 प्लस इसका गुणा करा दीजिए, इसमें 56 गुणा करेंगे हम, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 36 6 चौक 24 के 4 हासिल लगी 2, 36 36 और 3, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 36 3, 6 चौक 24 के 4 हासिल लगी 2, 36 2 38 हासिल लगी 3 और 17 पन्ना 85, 17 छक्का 102, 102 में 2 3 जोड़ेंगे तो 100, 17 छक्का 102 तो 105 हो जाएगा। ये गुणा 5 गुणा करो, 5 चौक 20। तो जब इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा निकल के आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 8 7 8 4। अब यहाँ पे 10 से पीछे 1 2 अंक ये है और 1 ही अंक है, तो 10 में 3 अंक हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें पाई इनको जोड़ेंगे तो 8 7 15 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 0.784 पाई का मान लगा दीजिए 22/7 और गुणा 105.784, 7 से काटिए 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बचा 7 पन्ना 35 दशमलव, फिर 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। अब इसमें 22 से गुणा करा दीजिए तो 15.112 और गुणा 22, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 15 दूनी 30। तो यहाँ पे 4 2 2 और ये 30 जोड़िए से 4 6 4 2 2 3 और ये 3, ठीक है। तो जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो निकलेगा 332 464 और दशमलव से पीछे कितने अंक हैं, 3 अंक है, तो यहाँ पे लगा दीजिए दशमलव। तो यही आ गया आंसर हमारा, तो घन सेंटीमीटर, ठीक। अब इसका आंसर मैच कर लें एक बार, ठीक, तब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, बहुत बढ़िया आंसर निकला, बिल्कुल गलती नहीं हुई है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए आप। और प्यार बच्चों माफी चाहता हूँ, थोड़ा गुणा लंबा समय लग गया यार, और ये तो भाई इतना तो समय लगेगा ही आपको यार। और गुणा देखिए कोई बच्चा मोबाइल से नहीं करेगा, इसलिए हम खुद कॉपी पे कर रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए हम क्या क्या कर रहे हैं, नहीं तो मोबाइल से भी कर सकते थे यहाँ पर हम। अब प्रश्न नंबर 24 के बाद है 24 का अथवा, देखिए कैसे करना है उसको। तो प्रश्न नंबर 24 का अथवा है, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा इसको कैसे करना है। तो एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो सबसे पहले बनाना एक अर्धगोला, ठीक है, और इस अर्धगोले के ऊपर रखना एक शंकु इस प्रकार। तो प्रश्न कह रहा है खिलौने की त्रिज्या, देखो ऐसी स्थिति में दोनों की त्रिज्या बराबर होंगी, तो यहाँ पर लिख लो 24 का अथवा। तो यहाँ पर हमें लिखना है शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। तो यहाँ पे जो आर का मान है कितना है, आर का मान है 3.5 सेंटीमीटर।
अब इसके बाद संपूर्ण ऊंचाई यानी ये पूरी ऊंचाई तो कितनी है 15.5 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये वाली दूरी है ना, ये वाली दूरी 3.5 है। तो हम यहाँ से निकालेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी एच बराबर हमें क्या करें 15.5 में से इसको घटा देना है। तो 15.5 माइनस 3.5 तो ये बटा ये बचेगी 12 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई बचेगी हमारी। अब इसकी निकाल दी त्रिज्या ऊंचाई एल बराबर, तो एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच का मान कितना 12 का वर्ग और आर का मान ये है 3.5 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 144 और 35 का वर्ग 25 4 12 दशमलव यहाँ पे लग जाएगा हमारा। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 6.25 इतना। अब ये 15,625 प्यारे बच्चों हमारा 25 का वर्ग है, ठीक है। 25 का नहीं 125 का वर्ग है, ठीक है। 15,625 ये हमारा 125 का है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12.5। ये एल का मान मिल गया हमें। अब लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें क्या क्या शामिल है ठोस में भाई, अर्धगोला और शंकु है। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर और शंकु का वर्ग पृष्ठ पाई आर एल। तो अब यहाँ से क्या करेंगे पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 2r और प्लस एल बचेगा इतना। तो मान लगा दीजिए पाई का तो मान 22/7 और आर का मान है 3.5, फिर 2 गुणा आर का मान 3.5 और एल का मान है 12.5। तो ये हो जाएगा हमारा। अब चाहो तो इसको काट भी सकते हो, 7 एकन 7 7 पन्ना 35 0.5 बचेगा और 22 पंजे 110 और दशमलव यहाँ पे लग जाएगा हमारा। ये हो जाएगा 7.0 35 दूनी 70 और प्लस 12.5। तो ये तो बचेगा 11 12 7 19 19.5 हो जाएगा। गुणा करा दीजिए इसका, तो 11 पन्ना 55 के 5 हासिल 5 और 11 99 99 में 5 जोड़ेंगे तो 104 की 4 हासिल 10 लगी है। 11 एकन 11 11 और 10 21 और प्यारे बच्चों दशमलव से पीछे एक अंक है, तो इसका आंसर निकलेगा 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। इसका आंसर एक बार मैच कर लें, बिल्कुल सही निकला है हमारा आंसर। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 25 देखिएगा, 25 कैसे करते हैं हम। प्रश्न नंबर 25 है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश 45 अंश है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले एक बहुमंजिल भवन बनाना हमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये, ठीक। और एक छोटा सा भवन बनाना है हमें इस प्रकार, ये एक काफ़ी ऊंचा भवन है और एक छोटा है, ये हमारी भूमि है। तो प्रश्न कह रहा है बहुमंजिल के भवन के शिखर से इस छोटे भवन के शिखर को देखा गया, तो इसको यहाँ से मिलाएंगे फिर इसको यहाँ से मिलाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये कोण बना 30 अंश का। अब इसके साथ ऊपर से भी कोण बनाना पड़ेगा हमें ये वाला, तो ये भी 30 अंश का है। फिर आगे प्रश्न कह रहा है फिर यहीं से इसके आधार को देखा गया, तो इसको यहाँ से मिलाना है हमें ऐसे करके। तो ये वाला कोण 45 का बना, इधर ये वाला पूरा कोण 45 का बना है। तो चित्र बन के हो गया हमारा तैयार। तो यहाँ पे लिख लो ए, यहाँ लिखो बी, यहाँ लिखो सी, यहाँ लिखो डी, यहाँ लिखो ई, यहाँ लिख लो एफ। और ये छोटे जो मकान की ऊंचाई है वो 10 मीटर है। तो जब प्यारे बच्चों ये 10 है तो ये भी हमारी 10 मीटर ही होगी। और ये एच कर लो। तो हमें क्या कर, हमें ज्ञात करना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितनी है, तो बी डी का मान ज्ञात करना है, इस बी डी का मान ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले लिखने प्रश्न नंबर 25। तो यहाँ पर लिखना है माना बी डी एक बहुमंजिल भवन है, ठीक है। और ए ई एक भवन है, ए ई
एक भवन है, ठीक है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज कौन सा लेना चाहिए हमें, ये वाली दूरी x कर लो और ये दूरी x कर लो। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ये वाला लेंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ECD में 33 h बटा x, 33 का मान 1/√3 बराबर h बटा x। तो इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो ये x बराबर हो जाएगा √3h, इस प्रकार। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज लेंगे ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में tan 45, तो ये हो जाएगा h प्लस 10 बटा x, और x का मान √3h है, तो इसका मान तो 1 होता है, h प्लस 10 बटा √3h, इसका इसमें गुणा कर दो, तो √3h बराबर हो जाएगा h प्लस 10, इसको उधर ले आइए, तो √3h माइनस h बराबर 10। अब यहाँ पर क्या करना प्यारे बच्चों, यहाँ से h कॉमन ले लो, तो √3 माइनस 1 और बराबर 10। अब इसका भाग लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा h बराबर निकलेगा हमारा 10 बटा √3 माइनस 1, इसका पर में कट कर दो, तो √3 प्लस 1 और बटा √3 प्लस 1, तो h बराबर निकलेगा 10 और √3 प्लस 1। अब ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो 3 माइनस 1 बन जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 10 √3 प्लस 1 और बटा 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ये h बराबर निकलेगा हमारा 5 √3 प्लस 1, इतना। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, इसका अंदर गुणा कर दो, इसका अंदर कर दो गुणा, तो h बराबर निकलेगा 5 √3 और प्लस 5। तो नई लाइन से लिखना बहुमंजिल की ऊंचाई, बहुमंजिले की ऊंचाई। तो जो हमारी बहुमंजिल की ऊंचाई कितनी h प्लस 10 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे h प्लस 10, और हमारा h का मान कितना है, तो h का मान ये रहा, तो 5 √3 और प्लस 5 और प्लस 10, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 5 √3 और प्लस 15। अब यहाँ से 5 कॉमन लो, जब यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 3, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो 5 और कोष्टक के अंदर √3 प्लस √3, तो इस प्रश्न का आंसर आ गया हमारा। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए यहाँ से आप। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर यही आएगा, ठीक, क्योंकि थोड़ा इसमें गलती है आंसर में। देखो मेरे पास एक दूसरा भी अनसोल्ड है जो अरिहंत का है, ठीक, अरिहंत का अनसोल्ड है, तो इसमें यही सेट है हमारे पास 2024 HW जो आप हल कर रहे हो। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 23, क्योंकि हम यहाँ पे 3 अनसोल्ड हल कर रहे हैं, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एक अग्रवाल का भी है, राजीव का भी है और अरिहंत का भी है। तो इसमें देखो यहाँ पे प्रश्न नंबर 25 यही तो हमारा, ये देखिए बहुमंजिल वाला, ठीक है। तो इसकी जो ऊंचाई है, इसका जो आंसर 5 और कोष्टक के अंदर 3 प्लस √3 मीटर है, तो हमारा आंसर यही तो निकला है, तो आंसर हमारा ठीक है। अरे भाई विश्वास करिए, अब देखिए बेटा ये राजीव का भी हमारी 2 पे मिलेगा, अरिहंत का भी मिलेगा, और जो वीडियो उसमें देख रहे हो अग्रवाल वो भी आपको मिलेगा, ठीक। तो इसका आंसर हमारा यही सही है। तो यहाँ पर है जो थोड़ी गलती है इसको आप सही कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कर लो 3, यहाँ पे कर लो खाली 5, इतना हमारा सही हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट करिए। इसके बाद अगला प्रश्न 25 का अथवा, उसको देखिएगा। 25 का अथवा है, भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि चिमनी की पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत इजी था यार, इसमें क्या परेशानी थी। तो एक बना लो चिमनी, ये भूमि हो गई है, उन्नयन कोण कितने का है 60 अंश का, तो यहाँ पे 60 कर लीजिए, तो ये वाली दूरी 25 मीटर है। ABC इसको याद कर लो, तो यहाँ पे लिख लो माना BC एक चिमनी है, चिमनी है। बस समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 मार दीजिए, और H बटा 25 tan 60 का मान √3
1/√3 होता है, नहीं 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 नहीं, नहीं गलत कर दिया हमने। tan 60 का मान होता है √3, √3 बराबर होता है h/25। इसके नीचे कर दो तो h बराबर निकलेगा 25/√3 मीटर। जल्दी छापो खटाक से भाई। अब 25 का अथवा का दूसरा है हमारा, ठीक बेटा, यहाँ पे लिख लो 25 का अथवा, ठीक। चलिए देखिएगा, यहाँ पे लिखा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा इसको। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है हमारी इस प्रकार, ठीक है, और जो इसकी ऊंचाई है, और ये पतंग में डोरी है, ठीक है, ये पतंग की डोरी है, और डोरी कोण कितना बनाती है? 60 अंश का कोण बनाती है, ए बी और ये सी, और इसके बाद 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है, तो इसको कर लीजिए x। तो यहाँ पे लिखेंगे माना BC पतंग की ऊंचाई है तथा AC डोर है, ठीक, या डोरी है। तो समकोण त्रिभुज ABC में तो यहाँ पे लगाएंगे प्यारे बच्चों साइन लगाएंगे। साइन होता है लंब बटा कर्ण, साइन 60, ठीक। तो साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो 60/x हो जाएगा। तो साइन 60 का मान √3/2 और 60 गुणा x, इसका इसमें तो √3x बराबर हो जाएगा 120। √3 का भाग लगा देंगे तो x बराबर 120/√3। अब इसका ऊपर नीचे √3 गुणा करेंगे तो √3/√3, तो x बराबर हो जाएगा 120/√3 और बटा 3 बन जाएगा। √3 का √3 में करेंगे 3 बन जाएगा, 3 × 3 और 3 चौक 12। तो जो पतंग की डोरी निकलेगी 40/√3 मीटर निकल के आ जाएगी। तो यही आ गया प्रश्न का आंसर। तो बस प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।